स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि वांग डोंग सू और सूहो की लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में वांग डोंग सू भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर सूहो अपने असली फॉर्म में आता है और वो वांग डोंग सू के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। और फिर फाइनली सूहो वांग डोंग सू के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है और उसको खत्म कर देता है। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वांग डोंग सू को सूहो खत्म करता है, उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका लेवल अप हुआ है। साथ ही में सूहो को जो स्किल थी इंक्रीज स्ट्रेंथ, उसका भी लेवल अप होता है। सूहो के सामने वांग डोंग सू पड़ा था। सूहो तो बस वांग डोंग सू को ही देख रहा था। वो कहता है, वांग डोंग सू, मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से तुमने बिना शैडो की के हेल्प के अपनी पुरानी लाइफ को रिकॉल कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे फादर से इतनी ज्यादा नफरत करता था, है ना? मतलब इतनी ज्यादा नफरत कि उसने ये सब किया। जिसके बाद सूहो बेरू से पूछता है कि बेरू, वैसे मैं इसको शैडो सोल्जर बनाने की सोच रहा था, इस चीज के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? तुम क्या सोचते हो इस चीज के बारे में? इस पे बेरू उससे कहता है कि ये आपके लिए काम करे, इसके लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी यंग मोनार्च। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है, शैडो सोल्जर बनना सजा जाता है, मतलब मरने के बाद भी चैन नहीं, फिर से जिंदा होके मजबूरी में फाइट करना पड़ता है, मतलब अपनी मर्जी खत्म, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना होता है। शैडो सोल्जर्स के पास अपनी सोच, अपनी पहचान होती है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है और एक्शन ले सकते हैं। लेकिन शैडो इक्विपमेंट, वीपन या आर्मर सोच नहीं सकते, उनमें सिर्फ पावर भरी होती है, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। साफ शब्दों में कहा जाए तो सोल्जर के पास खुद का दिमाग और पावर होती है और इक्विपमेंट के पास सिर्फ पावर होती है। और फिर इसके बाद सूहो शैडो एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करता है और वांग डोंग सू की तरफ देखते हुए कहता है, अराइज। लेकिन उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपकी जो शैडो एक्सट्रैक्शन है वो फेल हो गया है, अब आपके पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हैं। इस चीज को देखकर सूहो थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है, अरे नहीं यार। और वांग डोंग सू की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद की थी, तुम रोक रहे हो वांग डोंग सू। और फिर से वो ट्राई करता है और कहता है, अराइज। लेकिन उसका सिस्टम फिर से उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपकी शैडो एक्सट्रैक्शन फिर से फेल हो गया है, अब आपके पास सिर्फ एक और चांस बचा है। पेरू वांग डोंग सू की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ग्रेड तेरी तो, आखिरकार तुझ जैसे सोल्जर की इतनी औकात कैसे हो गई कि तू यंग मोनार्च को ये सब कुछ करने से रोक रहा है? और फिर सूहो वांग डोंग सू की बॉडी के पास जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ये तुम्हारी आखिरी बची हुई कोशिश होगी, चाहे जितना कोशिश कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा गुस्सा और नफरत कितनी गहरी है। मुझे तुम जैसे विलन को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा दुनिया के भले के लिए। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जिसके बाद फिर से तो वो कहता है, अराइज। और फिर इसी सीन के साथ हमारा और फिर ये सीन यहीं पर ही कट होता है। दूसरी तरफ हम लोग एक कार को देखते हैं जो कि काफी तेजी से इसी तरफ बढ़ रही थी। और इस जगह पे आते ही उस कार के अंदर से मिस्टर चोई और मिस्टर वू निकलते हैं, जो कि काफी तेजी से इसी जगह पर आ रहे थे। मिस्टर चोई कहते हैं, ये वही खाली बिल्डिंग है जहाँ ब्लास्ट हुआ था। जिसपे मिस्टर वू कहते हैं, ये जगह सूहो के घर से काफी पास है, जल्दी चलो, हो सकता है सूहो ऑलरेडी ही घुसपैठिए से लड़ रहा हो। सूहो के घर अलार्म बजने के बाद कांटेक्ट टूट गया, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, साथ ही में दीवार पर एक छेद भी था, तो जरूर वहाँ पे कोई घुसपैठिया होगा। और ये लोग भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सूहो और वांग डोंग सू की फाइट हुई थी। वो अपने सामने सूहो को देखते हैं। सूहो भी उन लोगों को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उन लोगों से पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो लोग सूहो को देखते हुए कहते हैं, सूहो? सूहो उनसे कहता, ओ लगता है कि हंटर एसोसिएशन को भी नोटिफिकेशन मिल गया था। मिस्टर वू सूहो से काफी तेजी से चिल्लाते हुए पूछते हैं, तो तुम सेफ हो? आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है और वो घुसपैठिया कहाँ है? सूहो उनको बताता है कि वो वांग डोंग सू था। जिसकी बात सुनकर मिस्टर वू कहते हैं, ओ जैसा कि उम्मीद थी, वो एस रैंक का विलन वांग डोंग सू ही था। सू उनको बताता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर तो मिस्टर चोई और मिस्टर वू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर वू कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वांग डोंग सू भी? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं जीता। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि सूहो ने वांग डोंग सू के शैडो सोल्जर का नाम भी ग्रिड रखा है और उससे भी उसने अपने लिए एक शैडो आइटम बनाया है। और फिर ये सीन
यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद अगले दिन हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए थे। तो ये जगह हंटर एसोसिएशन की माना मेजरमेंट सेंटर था, जहाँ पर काफी सारे लोग अपनी माना मेजरमेंट करवाने के लिए आए थे, ताकि उन लोगों को उनकी रैंक मिल सके। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपना टेस्ट करवा के बाहर आता है। वो कहता है हाँ। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है क्या हुआ। वो उसको बताता है कि रीअवेकिंग के बाद भी मेरे को डी रैंक मिला है, जिस पे उसका दोस्त कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम अभी भी एक माइनर के तौर पर काम कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम गेट रिलेटेड जॉब्स बिल्कुल मत देखना। वो बेचारा तो काफी ज्यादा उदास सा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में एक बंदा जो कि एक नोटबुक पर कुछ लिख रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है अभी तक 4 डी रैंक के और 2 ई रैंक के निकले हैं। और वो काफी ज्यादा जोश में अपने पेन को मुट्ठी से दबाते हुए कहता है मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, इतने सारे फेलियर के बाद अब फाइनली विनर के आने का टाइम हो गया है। और ये बंदा होता है किम पेंस्योक, एक अनएम्प्लॉयड अवेकर, जो कि अपने मन में सोच रहा था मुझे एस रैंक की उम्मीद नहीं है, सिर्फ ए रैंक और बी रैंक भी चलेगा। मैं ये नहीं सोच रहा कि ये चीजें मेरी पूरी जिंदगी पलट के रख दे। लेकिन हाँ, तभी वहां पर असिस्टेंट आती है। वो उन लोगों को बताती है कि नेक्स्ट पर्सन मेजरमेंट के लिए तैयार हो जाइए। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने चेहरे पर एक स्माइल देते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है फाइनली इस बंदे के बाद मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन उसे क्या मालूम कि इससे पहले जो बंदा जा रहा है वो सांग सुहो है। बस इस बंदे के बाद मेरा नंबर आने वाला है। असिस्टेंट सुहो से कहती है कि मिस्टर सांग सुहो प्लीज इधर आइए। सुहो भी बड़े आराम से उठते कहता है हाँ ठीक है। वो अपने आप से कहता है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड तो है, लेकिन कोई नहीं। किम जो कि सोचते हुए कहता है प्लीज 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 इसको ई रैंक मिले। और फिर फाइनली सुहो का रिजल्ट आता है और उसका रिजल्ट सभी लोगों को बता दिया जाता है। सुहो जब हंटर एसोसिएशन माना मैनेजमेंट सेंटर से बाहर निकलता है तो सभी के सभी न्यूज रिपोर्टर उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। साउथ कोरिया के लिए एक और एस रैंक का हंटर, और ये एक रीअवेकर है, साथ ही में ये जिसान प्रिजन इंसिडेंट का हीरो भी है। ये तो काफी बेहतरीन है। तभी न्यूज रिपोर्टर सुहो से सवाल करने लग जाते हैं मिस्टर सांग सुहो, एक एस रैंक का हंटर बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। सुहो हंसते हुए कहता है हाँ हाँ वो। इस तरफ हम लोग उसी बिल्डिंग में मिस्टर वू को देखते हैं, जो कि बाकी सभी हंटर्स के साथ इस रूम में थे। मिस्टर वू खिड़की से सुहो को ही देख रहे थे। वो कहते हैं प्लान के हिसाब से सुहो अब एस रैंक का हंटर बन चुका है। मिस्टर चोई कहते हैं हाँ वैसे भी इस चीज की तो पहले से ही उम्मीद थी, और जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है हो सकता है कि पलक झपकाते ही नेशनल लेवल हंटर बन जाए। और अब इसके साथ हमने फाउंडेशन को सेट कर दिया है, यानी हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। अब समय आ गया है नेक्स्ट स्टेप पे जाने का, यानी कोरिया के बचे हुए सारे फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करना, साथ ही में बची हुई सारे गिल्ड को एक साथ लाना, और आखिरकार दुनिया भर के हंटर को भी एक कर देना। सोच के ही हैरानी होती है कि ये सब कुछ हंटर सांग जिन्हों के लिए करना पड़ेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तभी मिस्टर बेक कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि जब हम और सुहो इस काम पर लगे हुए हैं तो इटेरियम का दूत हमें शांति से काम नहीं करने देगा। जिसपे मिस्टर वू कहते हैं लगता है जो स्टार पाउडर यानी स्टार फ्रैगमेंट हंटर एसोसिएशन ने इलीगल डिक्लेयर किया था वो अभी भी ग्रो हो रहा है और फैल रहा है, जैसे उन्हें एसोसिएशन की हर मूवमेंट का पता हो, और वो हर बार हमारी पकड़ से बच निकल रहे हैं। अगर वो सच में हमारे ही पास अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहते हैं तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सच में किन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक लगता है। तभी हम वहां पर देखते हैं पार्क डोजिन को, और वो एकदम से ही वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में एक गेट दिखाया जाता है जिसके अंदर पार्क जाता है। पार्क जब वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसके ऊपर काफी सारे लोग अटैक कर कर उसके कीमती सामान निकाल रहे थे। पार्क उन लोगों से कहता है बहुत हुआ, सभी लोग एक जगह पर आ जाओ। जिसके बाद वो सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और पार्क के सामने अपने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं, क्योंकि पार्क इन सभी का मास्टर है। पार्क अपने मन में सोच रहा था ली मिनसुंग के बाद ए रैंक के हंटर भी स्टार फ्रैगमेंट के असर को झेल नहीं पा रहे,
अभी ये इतना डेवलप नहीं हुए हैं कि एस रैंक के हंटर को भी अपना बिलीवर बना सकें। हंटर सांग सूहो के एस रैंक हंटर बनने के बाद वो अपना एरिया और इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है और उस दिन के बाद से वो दूसरे हंटर गिल्ड को भी अपने साथ जोड़ने लगा है। वो मुझे अभी टेरिटरी कॉन्केस्ट गेम का प्रपोजल दे रहा है, एक ऐसा गेम जिसमें जिस साइड के पास सबसे ज्यादा पावरफुल अवेकर होंगे वही जीतेगा। और अब जब सांग सूहो कोरिया के सारे एस रैंक को रिक्रूट कर रहा है तो सिर्फ कोरिया के अंदर बिलीवर्स बनाना बेकार होगा। क्या उसके द्वारा शुरू किए गए गेम के बिना सीधा लड़ाई में मेरे जीतने का कोई चांस है? और अभी उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा तेज है कि उसका मेजर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं अपने सारे बिलीवर्स को इकट्ठा कर लूं तब भी मैं अपने सारे बिलीवर्स का इस्तेमाल कर कर भी शायद उससे जीत नहीं पाऊंगा। जैसे ही फोर्थ फ्रेगमेंट आ जाएगा डार्कनेस के पास जो अथॉरिटी है उसे हासिल करना ही मेरा गोल होगा और किसी पॉइंट पर ये सब चीजें सांग सूहो की तरफ मूव करने लगेंगी। मैं इस गेम को जीतना चाहता हूँ। फोर्थ फ्रेगमेंट की पावर जो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाली है, नहीं चाहे फिफ्थ फ्रेगमेंट की पावर ही क्यों ना हो, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे ये गेम जीतना ही है। और अगर जीतना है तो लिमिट तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी, चाहे उस पावर का यूज डेंजरस हो, चाहे मुझे उसकी भारी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे वो डार्कनेस की अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तभी पार्क के पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो पार्क को देखते हुए कहती है, ओह हंटर पार्क डोजिन, ये तो सच में आप ही हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस डंजन के अंदर मेरी मुलाकात आपसे होगी। उस लड़के को देखकर तो पार्क थोड़ा सा हैरान होता है कि अब ये कौन है, इसे तो मैं जानता तक नहीं हूँ। वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और पार्क से कहती है, मैं अपनी पार्टी से बिछड़ गई हूँ, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे आप मिल गए, वैसे क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? अब उसके आगे वो कुछ कह पाती कि पार्क उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में उसको खत्म कर देता है। पार्क उस लड़की की बॉडी की तरफ काफी ज्यादा हैरानी से देखता है। पार्क उस तरफ देखते हुए कहता है, ये गिल्ड रीपर गिल्ड का है तो इस जगह पर ऐसे ही कोई भी नहीं आ सकता है, तुम कौन हो? जिसपे उस लड़की का पूरा शरीर ही बदलने लगता है, जिसपे वो लड़की पार्क की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स तो काफी बेहतर हैं, फिर भी बिना किसी वजह के अचानक मुझ पर अटैक करना थोड़ा ज्यादा रूड नहीं था? क्या तुम ऐसी जगह बड़े हुए हो जहाँ तुम्हें बेसिक ग्रीटिंग मैनर भी नहीं सिखाए गए? हेलो हाय बोले बिना ही सीधा अटैक, हंटर पार्क डोजिन, या शायद मुझे कहना चाहिए इटेरियम के दूत। जिसपे पार्क उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे पूछता है, मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम? जिसपे वो कहती है कि कौन? मैं हूँ आरशा। वो पार्क को बताती है कि तुम ये समझ सकते हो कि मैं इस दुनिया की ही रहने वाली हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ। उसकी ये बात सुनकर पार्क थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जिसके बाद पार्क उससे पूछता है कि तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला? वो पार्क को बताती है कि ये एक कोइंसिडेंट था। मैं एक स्टिमुलेट जो कि पावर को बूस्ट कर देती है जिसका नाम है स्टार डस्ट, उसका सोर्स पता कर रही थी, इसलिए मैं सीधा उस बंदे के पास गई जो कि स्टार डस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि लेविंसन के पास। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे किसी के बारे में पता चला, अपोस्टल ऑफ इटेरियम, यानी इटेरियम के दूत के बारे में। और मेरे नीचे काम करने वाले लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में काफी एक्सपर्ट हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। और उसका ऐसे बोलते ही पार्क उसके आसपास जो इंसेक्ट उड़ रहा था उनके ऊपर अटैक करता है। और फिर पार्क के अटैक करते ही पार्क के जो बाकी साथी थे जिनके ऊपर उसने कंट्रोल कर रखा था वो लोग सीधा जाते ही आरशा के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसपे आरशा पार्क से कहती है कि मेरे ऊपर अटैक करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक क्लोन है और शायद तुम इस बात से डर रहे हो कहीं मैं तुम्हारी असली पहचान सबको बता ना दूं, है ना? सही कहा ना मैंने? चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये गिफ्ट प्रूव है कि मैं तुम्हारे काम की हूँ, मैं तुम्हारे काफी काम आ सकती हूँ। मार्केट में जो ऑलरेडी ही स्टार फ्रैगमेंट्स बिक रहे हैं मैंने उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है और इस अपग्रेडेड स्टार फ्रैगमेंट से तुम एस रैंक के अवेकर को भी ब्रेन वॉश कर सकते हो। हाँ, एस रैंक के हंटर के ऊपर भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। पार्क उस अपग्रेडेड स्टार फ्रैगमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, इस फ्रैगमेंट के अंदर मिस्ट के साउल की जो फायर है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, साथ ही में अब ज्यादा स्टेबल भी है। ये सोच के भी हैरानी होती है कि इसने इतना कॉम्प्लेक्स स्पेल स्टेबल बना दिया। जिसपे वो पार्क से बोलती है
कि अब से मैं तुम्हें सिर्फ इनहेंस स्टार्क फ्रेगमेंट ही दूंगी, बदले में चलो सांग सूहो और मोनार्च ऑफ शैडोज को मिलकर हराते हैं। जिस पे पार्क उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जबकि मैं तो इस वर्ल्ड का इन्वेडर हूँ, यानी घुसपैठिया हूँ। जिस पे वो पार्क से कहती है तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, सिर्फ इसलिए कि मैं इस दुनिया की हूँ तो क्या मुझे इस दुनिया के साइड रहना पड़ेगा। जिस पे पार्क उससे बोलता है सवाल से बचने की कोशिश मत करो, और अगर तुम सच में मदद करना चाहती थी तो ली मिन सुन के जिंदा रहते ही मेरे पास आ जाती। जिस पे आरशा उससे कहती है तुम जानते हो ना, लड़कियों को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो हर एक छोटी चीजों के बारे में पूछते रहते हैं, और ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर है कि मैं किसकी साइड लेती हूँ। और ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना कि जिस साइड से मुझे ज्यादा फायदा होगा मैं उसी साइड से रहूंगी। तुम्हें नहीं लगता? मैं भी एक मोनार्च की डिसेंडेंट हूँ, यानी कि मैं भी मोनार्च की ब्लड लाइन से आती हूँ जैसा कि सांगसू हो, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं उस मोनार्च ऑफ शैडो के डिसेंडेंट के साथ जिंदा नहीं रह सकती हूँ। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो मैं नहीं रह सकती। जिस पे पार्क उससे कहता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जिस तरीके से उसके पास काफी ज्यादा अजीब पावर्स हैं, उसी तरीके से तो क्या तुम्हारे पास भी वैसी अजीब पावर्स हैं। जिस पे आशा उससे कहती है अगर तुम्हारा मतलब है शैडो अथॉरिटी से तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास एक दूसरी पावर है एग्जाम्पल के लिए। और ऐसा कहते ही पीछे जो एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था वो जग जाता है। पार्क के जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्क जो कि इस चीज को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या हमने सबको नहीं मारा था क्या। और वो मॉन्स्टर जैसे ही इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है उससे पहले ही आरशा अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उस मॉन्स्टर को अपनी पावर से खत्म कर देती है। लेक मुनार्च की डिसेंडेंट होने के नाते मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, और उस छोटे से कीड़े को अपने हाथ में रखते हुए कहती है कि इसके बारे में क्या कहना है। और तुम्हें तो पता ही है कि लोग क्या कहते हैं, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।